Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the video lecture of your subject, that is the molecular biology. I am going to take the two parts or the two chapters of your syllabus, and the first one will be the genome projects. Okay, the chapter number third, that is the genome project in the molecular biology, will be all about the genome projects which are being carried out or which have been carried out actually in the past, or what kind of the information we have got through those genome projects, what is genome projects, why there is a need of doing those projects. Along with that, what are the pros and cons of those projects. Okay, so basically firstly we will understand about the genome, and then we will move towards the actual thing, that is the genome project. Okay, so now firstly the focus of our chapter is the genome. तो पहली चीज़ तो ये कि हमें समझना है कि जीनोम क्या है. तो जीनोम जो होती है, आई विल ड्रॉ इट हियर. तो जीनोम क्या होता है कि total amount of the DNA from a single cell or of a single cell, haploid cell in the case of the diploid organism, of an organism including its gene. Okay, तो haploid organism या फिर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उनमें उनका हैप्लॉयड जो है, हैप्लॉयड सेल का जो कंटेंट है, जो जीन्स है, उसको बोला जाता है द जीनोम. ओके, नाउ वी ऑल नो कि बेसिकली हमारी जो भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, हमारी जो भी फंक्शनिंग की इंफॉर्मेशन है कि हम क्या है, हम कैसे फंक्शन करेंगे, हमें क्या क्या कैरेक्टर्स रहेंगी, वो सब इंफॉर्मेशन जो है जीनोम में स्टोर्ड रहती है, डीएनए में स्टोर्ड रहती है. तो हैप्लॉइड सेल का जो भी कंटेंट है, जो भी जीन्स है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, द जीनोम. एंड जीनोम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइट, बिकॉज अगर जीनोम नहीं होगा तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ जीनोम में, like in the deep, before going into very deep about the genome, firstly we need to know what is about what does the gene हैज़ द फंक्शन फॉर. ओके, तो जीन्स की अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक आपको आई गेस पता भी होगा कि जीन्स जो होते हैं वो इनकोड करते हैं फॉर द प्रोटीन्स. ओके, जीन जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जाके हमें बनाते हैं. दैट इज़ मीन्स कि हम कैसे फंक्शन करने वाले, हमारी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, हमारी फिनोटाइप, हमारा जीनोटाइप मिल के हमें बनाता है. ठीक है, और उसमें से जो जीनोटाइप है वही डिसाइड करता है कि फिनोटाइप क्या होगा. तो ये बेसिकली जीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर जीन्स अगर जीन्स जो है वो नहीं होगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं होगा तो कैरेक्टर भी नहीं बनेगा, फिर वो फिनोटाइपिक हो या फिर जीनोटाइपिक. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के लिए जीन्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड द कैरेक्टर्स नाउ हियर, जैसे मैंने आपको बताया, कैरेक्टर मतलब क्या, कि ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी क्या होगी, वो कैसे दिखेगा, वो कौन होगा, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती, लाइक वो ऑर्गेनिज्म फ्लाई कर सकता है कि नहीं, वो चल सकता है कि नहीं, वो स्विम कर सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ें, वो कहाँ रहेगा, इवन इट इज़ डिसाइडेड बाय इट्स जीनोम. ओके, सो नाउ जीनोम की अगर बात करें तो वो ऑब्वियसली हर सेल में होता है. एवरी सेल कंटेन्स द जीनोम, एंड प्लस इट those have the nucleus. The genome is situated inside the nucleus. Okay, अब न्यूक्लियस किस में आपको पता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में. तो अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके न्यूक्लियस में जो है वो जीनोम रहता है, और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो उसमें फ्रीली इन द सेल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, नाउ जीन सीक्वेंसिंग टेक्निक जो होती है वो इन्वेंट की गई है ताकि हमें पता चले कि ये जो जीन्स होते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उनका कुछ वे ऑफ प्रेजेंटिंग होगा. वो कहीं पे किसी जीन के आजू बाजू या फिर उसका कुछ पोजीशन होगा कि ऐसे ऐसे रीजन में वो रहेगा. वो सब जानने के लिए कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक. ठीक है, अब सीक्वेंसिंग ही एग्जैक्टली जीनोम प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है. जीनोम प्रोजेक्ट में हम करते क्या है, तो सीक्वेंसिंग पहले तो करते हैं. सीक्वेंसिंग करेंगे हम पहले जीन्स की, मतलब उसकी पोजीशन जानेंगे, उसके जो है रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग यूनिट जानेंगे, कि कंजर्व रीजन कौन सा है, कौन से जीन्स है, उनका नंबर रीजन क्या है, उनमें कितने जीन्स है, देन उनका फंक्शन क्या है, ये सब जीनोम प्रोजेक्ट में पता किया जाता है. ठीक है, अब सीक्वेंसिंग में हम क्या पता करते हैं, तो
उस पर्टिकुलर जीन की पोजीशन क्या है उस क्रोमोसोम में, उस जीनोम में, एज वेल एज उसमें से कौन से रेगुलेटरी रीजन्स है, एनहांसर्स है, रेगुलेटरी रीजन्स है, कुछ स्टार्ट है, कुछ स्टॉप कोडॉन्स है, वो सब हमें पता करना होता है, हमें उसकी भी सिक्वेंसिंग करनी पड़ती है। एज वेल एज कोडिंग रीजन्स भी हमें पता करना पड़ता है। कोडिंग रीजन मतलब क्या, ऐसे रीजन जो एक्चुअली प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, ठीक है। हमारा इतना बड़ा डीएनए, तो सभी के सभी जीन्स हमें काम नहीं आते, उसमें से कुछ रीजन कोडिंग होते, कुछ रीजन नॉन कोडिंग होते। उसमें से जो नॉन कोडिंग रीजन रहते हैं वो रिपीटेटिव रहते हैं, एज वेल एज उसका रोल जो होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए नहीं होता, उनका बस वो रहते हैं, ठीक है। बहुत बेयर या फिर मिनिमम पार्ट रहता है हमारे जीनोम का जो एक्चुअली प्रोटीन बनाता है, जो एक्चुअली हमारे काम का है, ठीक है। नाउ ओके, अब जीनोम की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि जीन या फिर डीएनए, अगर नॉट जीन बट जीनोम या फिर डीएनए की अगर हम बात करें तो वो सब ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं रहता, उसमें वेरिएशंस रहते हैं। एंड ऑब्वियसली इतना बड़ा जीनोम है तो सभी, अब कितनी भी बड़ी कोई चीज़ हो, सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट या फिर उतने फंक्शनल रहेगी ऐसे नहीं होता। कुछ फंक्शनल रहता है पार्ट, कुछ नॉन फंक्शनल रहता है। तो ऐसे ही जीनोम का भी है कि सभी जीन्स फंक्शनल नहीं होते, उसमें वेरिएशंस होते हैं, एज वेल एज सभी जीन्स एसेंशियल नहीं होते, ठीक है। नाउ इवन सॉरी, इवन हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ओके, सब्सटेंशियल पार्ट इज इन द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक रीजन और द यूकैरियोटिक जीनोम्स इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। हमें जो होते हैं दो टाइप्स के डीएनए सीक्वेंसेस रहती है, ठीक है। कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस रहती है एंड कुछ सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए। अब रिपीटेटिव में क्या होता है कि ऐसे जीन्स होते हैं कि वो बार 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 रिपीट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तो थोड़ी आगे जाके वो कहीं और दिखेगा, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीन है AGC, ठीक है। वो जीन आपको इधर भी दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखेगा, या फिर हो सकता है वो यहाँ पे 2-3 बार रिपीट हो जाए। तो ये ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं द रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, ओके। एंड एक दूसरी चीज़ होती है आपके जीनोम में, वो होता है द सिंगल कॉपी ऑफ द डीएनए। दैट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे खाली एक ही कॉपी रहेगी, रिपीटेटिव नहीं होगा, मतलब हर जीन का जो जीन है वो अलग होगा, ठीक है। नाउ ओके, सो नाउ एज वेल एज, अब ये बस आपके बेसिक नॉलेज के लिए, इतना आपको नहीं है एज लाइक कि आपको एग्जाम में आएगा ही, तो आपके नॉलेज के लिए आपने इंट्रॉन एग्जाम तो सुने होंगे। इंट्रॉन मतलब क्या होता है कि नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन नहीं बनाते, वो स्प्लाइसिंग वगैरह के टाइम जो प्रोसेसिंग होती है mRNA की, उसके टाइम पे वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो इंट्रॉन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, जो कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ठीक है। और एक्सॉन्स होते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। mRNA के ऐसे रीजन जो कोडिंग होते हैं एंड एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। नाउ ओके, अब ये हमें पता करना है कि हमें सीक्वेंसिंग क्यों करनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी मतलब साइंस में या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आप बात करें तो कोई भी टेक्निक, कोई भी चीज़ जो होती है वो ऐसे नहीं होती, टाइम पास के लिए नहीं होती, उसका उसके पीछे जो होती है एक लॉजिक होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है। तो बेसिकली जो मुझे बताना है कि ये जो सीक्वेंसिंग हम करते हैं, जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, उसके बिहाइंड भी कुछ रीजन्स होते हैं, उसके बिहाइंड भी कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, उसके एप्लीकेशंस होते हैं, अपनी वजह होती है, तो वो हम अभी जानेंगे। तो बेसिकली इफ़ वी सी why we need to know is that, अगर हम बात करें ऑफ द फ्लोरा एंड फ्योना, ओके, मतलब हम ऑर्गेनिजम्स, ओके, हमारा जो डाटा निकाला जाता है, इतना सारा जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसका एप्लीकेशंस ऐसे नहीं कि एवे ही किया और हो गया, बट उसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इन द कंटेंट्स ऑफ द फील्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। अब वो हो सकता है एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट हो, मेडिकल में इंपॉर्टेंट हो, इन द न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हो, डिफरेंट फील्ड डिपेंडिंग, ठीक है। नाउ द जीनोम साइंसेस विल सर्व दोज दैट चूज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन एज अ मेथड फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, अब सपोज मैंने मतलब हमने, ओके, एज अ साइंटिस्ट पता करना है हमें कि
XYZ रीजन है जहाँ पे बहुत कम पानी है, लेकिन वहाँ पे मुझे ये प्लांट ग्रो करना है, ठीक है, वहाँ पे वो प्लांट नहीं मिलता, मुझे वहाँ पे ग्रो करना है। तो पहले क्या किया जा सकता है कि वहाँ पे जो एक्चुअली प्लांट ग्रो होता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे सनफ्लावर ग्रो होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका जीनोम में ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक्सेस पानी है वहाँ पे ग्रो नहीं हो पा रहा। तो ऐसा उसमें कौन सा रीजन है कि वहाँ पे उतने कम पानी में भी वो ग्रो हो रहा है, कुछ तो होगा उसमें क्वालिटी। तो वो जीन हम पता कर सकते हैं, और XYZ जो हमें प्लांट वहाँ पे लगाना था वो हम उसमें वो जीन डाल के वो लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमें एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हमें ये करना है कि हमें ऐसा प्लांट बनाना है जिसमें हमें वैक्सीन डालनी है, जिसमें हमें कुछ अलग न्यूट्रिशन डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, उसमें भी हमने कुछ जीन्स डाले हुए हैं। तो वैसे अगर हमें कुछ ऐसा अलग प्लांट बनाना है जिसमें अपनी खुद की क्वालिटी हो, तो भी हमें उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम ऐसे जीन निकाल के कहीं पे भी नहीं डाल सकते, तो इसलिए हमें उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता करनी पड़ेगी। तो ये जीन सीक्वेंसिंग इसीलिए भी की जाती है। थर्ड चीज़ ये है कि अगर हमें पता करना है कि हमें ये करना है कि थोड़ा सा ही खाना है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए भी उस फॉर एग्जांपल आपको राइस में कुछ अलग चीज़ डालनी है न्यूट्रिशन की, तो आप वो भी डाल सकते हैं कि मतलब चावल खा लो, आपको बाकी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आपको अगर बनानी है तो आपको उसकी जेनेटिक लेवल पे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू सीक्वेंस द जीनोम, ताकि हमें उनकी इंफॉर्मेशन पता चले, और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तभी जाके हम उनका कुछ यूज़, कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में और थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आई विल टेल यू द नीड फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम। ओके, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, एज आई टोल्ड यू व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव द ह्यूमन हेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन कम खाने में। ओके, then harness the natural energy, okay, provide the natural energy to the organism. Third, to understand and react in a positive manner to the global climate change, okay. Then clean up our environment as well as ensure the food safety. क्लीन अप एनवायरमेंट इन द सेंस कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो पोल्यूशन रिड्यूस करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, एज वेल एज फूड सेफ्टी इंश्योरमेंट। ओके, नाउ कौन सी फील्ड में हमें जीनोमिक रिसर्च के लिए जो है जीनोमिक रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन हो, माइक्रोबियल जीनोमिक्स हो, रिस्क असेसमेंट हो, देन बायो आर्कियोलॉजी, ऑर्थोपोलॉजी, देन इवोल्यूशन, ह्यूमन माइग्रेशन, DNA आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ फॉरेंसिक्स, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, बायो प्रोसेसिंग, इन सब फील्ड में, फ्रॉम इवोल्यूशन, फ्रॉम द जो एंसेस्टर्स के बारे में जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, या फिर सॉरी बायो आर्कोलॉजी कहा जाता है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी हो, ये सब चीज़ों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें सिक्वेंसिंग का पता होना चाहिए सो दैट वी कैन सिक्वेंस दोज, और हमें उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता चले, हमें जो है मैप कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प हो जाए, और मैप कंस्ट्रक्ट करके हमें पता चलता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म बना, कौन था पहले, कौन बाद में आया, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। कौन से जीन से जो बहुत पहले से है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से जीन है जो नए नए बने हैं, ये सब चीज़ें। अब इवोल्यूशन इज़ अ बोलते हैं ना, पर्यावरण का नियम है परिवर्तन, ठीक है। सो चेंज इज़ अ लाइक कॉन्स्टेंट, सो दैट इज़ वाई चेंज क्यों हुआ है, कौन से जीन्स में हुआ, ये भी पता लगना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आएंगे हमारे जो मेन पॉइंट है, दैट इज़ द जीनोम मैपिंग। ओके, द जीनोम मैपिंग के बारे में हम जानेंगे। ओके, अब उसमें से भी हमें जो स्टडी करना है, जो आपके सिलेबस में एक्चुअली दिया गया है, वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जीनोम प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि बस ह्यूमंस पे किया गया है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ नॉट ओनली द जीनोम प्रोजेक्ट विच इज़ डन। जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है बेसिकली, तो जैसे बताया आपको सिक्वेंसिंग किया जाता है, ठीक है। सिक्वेंसिंग क्यों किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट हुए हैं और उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चली है। बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, एज वेल एज वो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। एंड इट इज़ द बाय फॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड दी लार्जेस्ट जीनोम। ओके, ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो इतना छोटू सा ऐसा जितना हमें लगता है कि
होगा उतना छोटा डीएनए नहीं है ह्यूमन का। ह्यूमन का डीएनए जो है सबसे लंबा है एंड वेरी मच कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे जीन्स है, उसके लोकेशंस भी कॉम्प्लेक्स है। तो इट इज़ फार मोस्ट दी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज डीएनए ओके नोन सो फार, एंड इट इज़ ऑफ अराउंड 6 फीट ओके 6 फीट उसकी साइज़ है। 6 फीट आप सोच सकते हो लंबा चौड़ा आदमी आप इमेजिन करो 6 फुट का, एंड उतना लंबा आपका डीएनए है आपके अंदर। वो आपकी रिस्पेक्टिव हाइट अलग अलग होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा डीएनए होता है आपके बॉडी में, ठीक है। लेकिन वो होता दिखता नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। वो थोड़ा सा से वाइंड वगैरह करके रखा गया है, स्टोर करके रखा है इतने से सेल में, तो इसलिए वी डोंट गेट टू नो एग्जैक्ट साइज। बट डीएनए को अगर हम अनरैप करेंगे तो अच्छा खासा 6 फुट का इंसान के साइज़ का है वो, हाइट का, नॉट साइज का, हाइट का है वो। देन इट कंटेन्स अराउंड 30,000 जीन्स टू 40,000 जीन्स, इतना बड़ा हमारा जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, ठीक है। नाउ एज वी ऑल नो दिस इज़ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो जो डीएनए मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड है इनटू दी हैप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट ऑफ द 22 क्रोमोसोम्स। वी ऑल नो हैप्लॉइड में 22, डिप्लॉयड की अगर बात करें तो 44 क्रोमोसोम्स अलॉन्ग विद द 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, XY। नाउ दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब हम अपने प्रोजेक्ट के पास आएंगे, दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जितना सुनने में इतना लगा होगा कि क्या इतना सिंपल सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नाम जितना छोटा है काम उतना ही बड़ा है। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जस्ट 2-3 साल में रिसर्च करके नहीं बनाए हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत टाइम लगा उसे बनने में। इट इज़ अराउंड लाइक 13 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है पूरी इस प्रोजेक्ट में। जो आप 5 मिनट में स्टडी करने वाले हो वो 13 ईयर्स ओल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। 13 साल लगे उस प्रोजेक्ट को बनने में। अब ये MCQ से थोड़ा सा लाइक MCQ के लिए हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है। तो वो जो है बनाया गया या फिर कोऑर्डिनेटेड है बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के NIH, ये दोनों ने मिलके प्रोजेक्ट बनाया है। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1986 बाय चार्ल्स डिलेजी एंड वाज ओरिजिनली प्लान्ड टू लास्ट फॉर 15 ईयर्स। मतलब ये जो प्रोजेक्ट था 1986 में शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय द साइंटिस्ट नेम चार्ल्स डिलेजी, एंड उन्होंने ये प्रोजेक्ट प्लान किया था फॉर 15 ईयर। जो उनकी मेहनत की वजह से, उनके हार्डवर्क की वजह से 2 साल पहले ही बन गया, अराउंड 13 ईयर्स तक उसको टाइम लग गया, जो एक्चुअली 15 साल के लिए प्लान किया गया था। उसमें उसके गोल्स क्या थे, तो उनको ये पता करना था कि पहले तो आइडेंटिफाई द अप्रॉक्सीमेट जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए, ओके, ह्यूमन डीएनए में कितने जीन्स है टोटल, देन उनके सीक्वेंसेस, ठीक है। 3 बिलियन, जो हमें 3 बिलियन बेस पेयर्स है उनके सीक्वेंसेस उनको पता करनी थी। जो डीएनए बनाते हैं, डीएनए ऑब्वियसली बेस पेयर से बनता है और 3 बिलियन बेस पेयर से हमारा डीएनए बना है, तो उसकी सीक्वेंसेस की कैसे AGTC किसके साथ क्या बाइंड है, कहाँ पे है, कौन सा पोजीशन है, सब पता करना था उनके, ठीक है। और वो जो इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन उन्होंने पता किया कि A नंबर 1 है, T नंबर 2 है, ये नंबर का जीन यहाँ पे है, 2 नंबर का जीन वहाँ पे है, ये पता करने के बाद उनको अच्छे से स्टोर करके रखना है। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब उसको अच्छे से स्टोर करके रखना इन द डाटाबेस, ताकि वो बहुत सालों तक वैसे ही रहे, ठीक है। नाउ ये थी कुछ गोल्स, मतलब प्लानिंग ऐसी थी कुछ, ठीक है। नाउ द ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब यही टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यूज़ किए फॉर द जीनोम प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर्स, ओके। एज वेल एज ये भी चीज़ का ध्यान रखा गया कि इस प्रोजेक्ट से किसी भी तरह की इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज ना हो, ओके। देन अब कुछ माइलस्टोन्स की बात करेंगे, कौन से साल में क्या हुआ था। तो 1986 में ह्यूमन प्रोजेक्ट, जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, एंड 1990 में ये प्रोजेक्ट जो है 2 डिपार्टमेंट्स ने मिलके शुरू किया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो 1994 में जेनेटिक प्राइवेसी एक्ट जो है वो इस पे लगाया था, सो दैट कि इसका जो भी डाटा है या फिर इसका जो भी काम किया जाएगा वो दायरे में रख के किया जाए और इथिकली किया जाए, ठीक है। 1996 में वेलकम ट्रस्ट
ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। 1998 में सिलेरा जीनोमिक्स फॉर्म टू सीक्वेंस मच ऑफ द ह्यूमन जीनोम इन 3 ईयर्स। ओके, सिलेरा जीनोमिक्स जो है एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया गया कि ये 3 साल में ये प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए। 1999 में द कंप्लीशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, 1999 में एक 22 क्रोमोसोम का अपना जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसका अच्छे से सिक्वेंसिंग हो चुका था, और उसका फिर 2000 में ड्राफ्ट बनाया गया, और वो ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किया गया इन द 2003। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट जो है वो 13 साल तक चला। एंड कब शुरू हुआ? इट स्टार्टेड इन दी 1986 एंड दी एंडेड इन द 2003, और टोटली 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब डीएनए जो सीक्वेंस किया गया उसके लिए सैंपल तो लगेंगे ऑब्वियसली, तो वो सैंपल जो थे वो लिए गए फ्रॉम द ब्लड ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म ऑफ द मेल, और वो भी एक आधे लोगों से नहीं, बहुत सारे लोगों से लिए गए। देन कोलेरा जीनोमिक्स जो है, जो एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने वो सैंपल जो है वो डिफरेंट रीजन्स लाइक एशियन, कॉशियन एंड अफ्रीकन, अमेरिकन लोगों से वो लिए गए उनके, एंड एज वेल एज उनकी आइडेंटिटीज़ रिवील नहीं की गई, उनको प्रोटेक्ट किया गया कि किन लोगों से ये सैम्पलिंग किया गया। ठीक है, एज वेल एज द फर्स्ट जो है ओके क्रोमोसोम जो थे, ओके, ये जो हमने सैंपल से उसमें जो क्रोमोसोम थे उनको ब्रेक डाउन किया गया इनटू द शॉर्टर पीसेस, और वही शॉर्टर पीसेस से फिर आगे जाके बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स बनाए गए, और ये फ्रैगमेंट जो होते हैं इनका एक सेपरेशन किया गया यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस एक एक फ्रैगमेंट को अच्छे से स्टडी किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, उसको लेके एक डायग्राम बनाया गया, दैट इज़ द क्रोमैटोग्राम। एंड द क्रोमैटोग्राम जो है कलरफुल डायग्राम था, एंड आफ्टर दैट ये जो कलरफुल डायग्राम के थ्रू अच्छे से उसको रीड किया गया सीक्वेंस को कि कौन से फ्रैगमेंट में कौन से सीक्वेंसेस हैं, एंड उसके बाद वो जो सीक्वेंसेस थे उनको असेंबल किया गया इनटू द लॉन्ग स्ट्रेचेस, एंड उसी को जो है स्टोर किया गया इनटू द कंप्यूटर डाटा बेस। नाउ ह्यूमन जीनोम जो होता है अराउंड बना है, एज आई टोल्ड यू, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना है, नाइट्रोजन बेसिस से बना है। ठीक है, देन अब बेसिस आपको पता है कौन सी है, AGCTC। ओके, यू नो दिस, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट। एंड द एवरेज जीनोम जो होती है एक जीन जो होता है, नॉट जीनोम सॉरी, एक जीन जो होता है अराउंड 3000 बेसिस से बना है। ठीक है, लेकिन जीन्स अब अलग अलग होते हैं तो साइज़ उनका वेरी करता है। ठीक है, लेकिन जीन्स के एवरेज बेसिस होती है 3000। रिमेंबर दिस पॉइंट। एवरेज नाइट्रोजन बेसिस कितनी है? तो 3 बिलियन। ओके, एंड उसमें भी जीन्स में कितने बेसिस है? एक जीन में 3000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ मतलब जीनोम इतना बड़ा है कि आपने अगर एक बुक लिया ना तो उसमें 1000 वर्ड्स जितना बड़ा एक आपका जीन रहता है। ठीक है, नाउ 99.9% जो हम ह्यूमन से, सपोज हम ह्यूमन जो है उनका डीएनए इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, 99.9%, पर थोड़ा सा वेरी करता है हर पर्सन के लिए। उसमें से भी जो है 5% जो होता है वही कोडिंग होता है, मतलब उसमें से भी 5% जीन्स ही होते हैं जो एक्चुअली हमारे काम के होते हैं, जो एक्चुअली फंक्शनिंग में काम आते हैं, जो एक्चुअली किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, नाउ रिपीटेड सीक्वेंसेज जो मैंने आपको बताया था, जो बार बार हर जगह पे रिपीट होते या फिर एक जंक के जैसे एक जगह पे रिपीट हो जाएंगे, ऐसे सीक्वेंस देर आर अराउंड 50% हमारे जीनोम में ऐसे सीक्वेंसेस है। ठीक है, अभी हमें कहाँ से पता चला? तो हमारे जीनोम प्रोजेक्ट से। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिट होता है हमारे जीनोम का, वो होता है ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स यूजुअली नॉन कोडिंग होते हैं, लेकिन अभी हमने ऐसे कुछ जीन्स डिस्कवर किए गए हैं कि वो जीन्स ट्रांसपोजॉन से बने हैं। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोजॉन्स का अभी फंक्शनिंग शुरू हो चुका है। अभी आगे जाके और डिवॉल्व होंगे, और ज़्यादा जीन्स हम में फंक्शनिंग रहेंगे, बट अभी के लिए ट्रांसपोजॉन बहुत कम है जो फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, नाउ ओके, so now the sequences the stages of okay the chromosome 1 जो है हमारा X, वो बना है अराउंड 2968 जीन्स के सीक्वेंसेस से, और जो छोटा जो बड़ा है एज कम्पेयर टू Y क्रोमोसोम जिसमें बहुत कम जीन्स है, दैट इज़ द 231। ओके, नाउ
ओके, अब ये हुई बात ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। क्यों करना है ये भी हमने पढ़ा और कैसे करना है वो भी हमने पढ़ा। अब क्यों करना है, तो ह्यूमन में डिसीजेस या फिर ह्यूमंस में जो है मेडिकल रिलेटेड थिंग्स, या फिर जो है ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन के लिए फंक्शन करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जीन होते हैं जो एक्चुअली पार्ट लेते हैं हमारे फिनोटाइपिक अपीयरेंस में, एंड कौन से जीन से जो नए बने हैं या फिर कौन से जीन हैं जो पुराने हैं, कंजर्व्ड है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जो है मेडिसिन्स या फिर हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग बिहेवियर को डिसाइड कर सके, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर वगैरह डिटेक्शन में, फिंगर प्रिंटिंग, फॉरेंसिक में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए जीनोम प्रोजेक्ट जो है, कोई भी जीनोम प्रोजेक्ट, अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी एप्लीकेशन हो तो आपको याद क्या रखना है, मेडिकल फील्ड में हो, उसकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री जाननी हो, उस अगर मेडिकल में, अगर हमें फॉरेंसिक में अगर फिंगर प्रिंटिंग भी करनी हो जो क्रिमिनल डिटेक्शन में किया जाता है, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी पड़ती है। या फिर कोई कोई मेडिसिन बनानी हो, एंटीबायोटिक बनाना हो, तो भी हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन से जीन्स के लिए क्या करना है। ओके, कौन से जीन्स में चेंजेस, अगर हमें कल को डिसीज़ नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है तो हम जीनोमिक लेवल पता कर सकते हैं कि वो इंसान में कौन सा डिसीज़ हुआ है, क्या चेंज हुआ है, या फिर कोई जेनेटिक डिसीज़ हुआ है तो उसके बारे में भी पता किया जा सकता है कि इसको जो है क्योर किया जा सकता है कि नहीं। इसलिए हमें जीनोमिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जीनोम प्रोजेक्ट किया जाता है। अब हमने अभी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर दोज प्रोजेक्ट जो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे किए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बस ह्यूमन पे कर लिया तो हो गया, बाकी ऑर्गेनिज्म पे भी जीनोम प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। तो वो कौन से और वो क्यों किए जाते हैं हम देखेंगे, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि सिक्वेंसिंग बहुत ऑर्गेनिजम्स की जाती है, एंड अभी तक की जा रही है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे, एंड उनके मेडिकल हो, जेनेटिक हो, कमर्शियल रीजंस हो फॉर द सिक्वेंसिंग ऑफ द जीनोमिक्स। अब क्यों किए जाते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया, मेडिकल रीजंस के लिए, जेनेटिक रीजंस के लिए, कमर्शियल रीजंस के लिए, ठीक है। नाउ पहली जो सिक्वेंसिंग हम स्टडी करने वाले, जो पहली चीज़ हम देखने वाले कि वो कितने ऑर्गेनिज्म अभी तक सिक्वेंस किए गए हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो सितंबर 2007 तक क्या हमारे पास डाटा है, या अभी 2021 तक नहीं है। तो अगर हम सितंबर 2007 तक की बात करें तो अभी तक, मतलब उस टाइम तक 1879 वायरसेस डिटेक्ट किए गए थे, उनका सिक्वेंसिंग किया गया था। 577 बैक्टीरियल स्पेसीज का सिक्वेंसिंग किया गया था, एंड रफली जो है 23 यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का सिक्वेंसिंग किया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाफ जो है वो फंगाई का किया गया था। वायरस एंड बैक्टीरिया आपको पता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनका सिक्वेंसिंग ईजी होता है क्योंकि वो मुकाबले यूकेरियोट के छोटे होते हैं, उनका जीनोम छोटा होता है, इजीली सीक्वेंस किया जा सकता है। लेकिन यूकेरियोट का जीनोम थोड़ा सा लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, तो बस 23 का किया गया है, और उसमें से ज़्यादातर तो फंगाई है, ठीक है। नाउ ओके, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एज आई टोल्ड यू, बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म जो है वो है ई कोलाई। ई कोलाई का सिक्वेंसिंग किया गया था, एंड ई कोलाई आप सबको पता है, यू प्रोकैरियोट का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म रहता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई को हम इसेर्शिया कोलाई भी कहते हैं, एज वेल एज उसको मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे रिसर्च किया जा सकता है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। देन इसमें से भी नॉट ओनली फॉर द प्रोकैरियोट, तो यूकैरियोट या फिर इन जनरल जो रिसर्च के लिए सबसे आसान जो टूल है वो है ई कोलाई, ठीक है। आप लैब में भी आपने इसका नाम सुना है, इसका यूज़ किया है, तो आपको पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। इसमें से भी ई कोलाई का जो K12 स्ट्रेन जो है वो जो है यूज़ किया गया था फॉर द सिक्वेंसिंग, ठीक है। नाउ ई कोलाई का सिक्वेंसिंग करने के बाद पता चला था कि इनका जो जीनोम है उसकी लेंथ है अराउंड 4639 किलो बेस पेयर। रिमेंबर दिस थिंग, इतनी बड़ी इनकी लेंथ है फॉर द जीनोम, ठीक है। उसमें है अराउंड 4288 जीन्स, ठीक है, इतने लेंथ का जीनोम है, और उसमें भी
4288 जीन्स है, ठीक है। उसमें से भी 1897 जीन जो होते हैं वो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, एंड 397 की अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। 4288 जीन जो होते हैं उसमें से 80% जो होते हैं वो डीएनए, जो 80% है वो एक्चुअली डीएनए है, और जो 20% है वो इंटरजेनिक रीजन है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। नाउ ओके, नोट दैट द, ऐसा नहीं है कि बस इकोलाई का स्टडी किया गया था, तो बाकी के द बेसिक फीचर ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, द बेसिक फीचर ऑफ द जीन ऑर्गेनाइजेशन विथ न्यूमरस ऑपेरॉन्स बट फ्यू रिपीटेटेड जीन्स appear to be the same in all bacteria, मतलब जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम ह्यूमन्स का मैंने आपको बताया 99.9% हम सेम ही होते, तो वैसे बैक्टीरिया का भी होता है कि बेसिक फीचर जो होते हैं जीन कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे, कितने नंबर पे होंगे, वो बेसिक थिंग्स सेम ही है। रिपीटेड जीन्स कौन से होंगे, नॉन रिपीटेड कौन से होंगे, वो सेम ही है सभी बैक्टीरिया में। इसलिए इकोलाई का किया तो हमें बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरिया की जानकारी हमें वहीं पे मिल जाती है। मेनी बैक्टीरिया की बात करें तो थोड़े से लार्जर जिनोम होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द बाकी के बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनका थोड़ा सा लार्जर जिनोम होता है, एंड अगर बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट जिनोम है तो वो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब डिसीज कॉजिंग, ओके। कौन से? ऐसे बैक्टीरिया जिनका जिनोम अगर छोटा है तो, ठीक है। इसेर्शिया कोलाई का क्यों किया गया था, तो जो रोल ऑफ इसेर्शिया कोलाई में जो है स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, तो वो पता करना था इनको कि वो आखिर किस जीन से बने हैं, उनका रोल क्या है उन प्रोटीन्स का, ठीक है। क्योंकि ई कोलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो उसके बारे में जानकारी होना एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू ई कोलाई, मतलब ऐसे प्रोटीन ढूंढो जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। बाय कंपेयरिंग द जीन्स वी कैन इन्फर हाउ द पर्टिकुलर जीन्स आर ओरिजिनेटेड, ओके। मतलब हमें ये भी पता कर सकते हैं कि वो जीन का एंसेस्टर कौन था, वो इवॉल्व हुए कि नहीं, ये भी जानकारी हमें मिल सकती है सीक्वेंसिंग के थ्रू। द सीक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ K12 स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कैन बी यूज टू कंपेयर विद द डेडली ई कोलाई दैट इज़ द O157H7 विच हैज़ बिन सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर हमें हेल्दी स्ट्रेन दैट इज़ K12 के बारे में अगर पता चला ई कोलाई के, तो हम इससे पैथोजेनिक स्ट्रेन, डेडली स्ट्रेन के बारे में भी पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि उनका बेसिक सीक्वेंसिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑफ द ई कोलाई इज डन। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जीनोम, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की अगर हम बात करें, इट इज़ अ फंगाई, एज यू ऑल नो, यू नो कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है, ठीक है। इसके बारे में हमने फंगल सिस्टमैटिक्स के चैप्टर्स में पढ़ा था। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंगल ऑर्गेनिज्म, एंड इसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पता है, इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये। तो ये जैसे यू नो इकोलाई हम मॉलिक्यूलर टूल के जैसे यूज़ करते हैं, तो ये भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एक अच्छा सा टूल है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, एक यूनिसेलुलर है। नाउ प्रोकैरियोट का अगर हम बात करें तो वो होता है कौन सा? प्रोकैरियोट का होता है ई कोलाई, एंड द यूकैरियोट का होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी दैट इज द ईस्ट, ओके। देन द फर्स्ट यूकैरियोटिक, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कि ये ऐसा पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका डीएनए सीक्वेंस किया गया था, ठीक है। देन अब इसके डीएनए सीक्वेंसिंग के बाद या फिर इसके जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ये पता चला कि उसमें 16 क्रोमोसोम रहते हैं। उसमें जीनोमिक साइज इसकी है अराउंड 15,520 किलो बेस। उसमें जीन्स जो है, जो एक्चुअली प्रोटीन कोडिंग जीन्स है, वो है 5,885। ये जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतना मतलब जीनोम प्रोजेक्ट की बेसिक ये क्या थी कि पता करना है कि कितने जीन्स होते हैं, क्या उसमें से फंक्शनिंग जीन्स कौन से होते हैं, नॉन फंक्शनिंग कितने होते हैं, यही पता करना इज़ अ मेन एलिमेंट ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग, ओके। नाउ ये आपके लिए नहीं सिलेबस में, ओके। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला, आपका फेवरेट, आपने सुना भी होगा इसको, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है उसका भी सीक्वेंसिंग किया गया था। तो एक अगर आपने जूलॉजी में या फिर आपने इवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे इकोलाई भी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये अपना
ड्रोसोफिलाई, ठीक है। तो ड्रोसोफिलाई जो होता है वो भी एक जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टूल है एंड पर्टिकुलरली 20th सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। द सेकंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन सीक्वेंस्ड। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जो था ये पहला ऑर्गेनिज्म है, निमेटोड था। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये निमेटोड जो है केनोर हैबिटिटिस इलिंगन्स, ये पहला है निमेटोड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जिसका जीनोमिक प्रोजेक्ट किया गया था। और जो दूसरा है वो है ड्रोसोफिलाई। ड्रोसोफिलाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है। देन इसका जीनोम जो है इट इज़ अराउंड 180 MB साइज, ओके, थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया एंड द ईस्ट। 4 क्रोमोसोम्स का बना है, सॉरी छोटा है एक्चुअली, बहुत छोटा है ऑफ द 4 क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ओके, बहुत छोटा है ये। एंड एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा है इसका जीनोम, 4 क्रोमोसोम का बना है। एंड इवन इट हैज़ द प्रेडिक्टेड जीन्स ऑफ अराउंड 13,601। तो याद आपको क्या रखना है, इसकी साइज जो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा है, 180 MB साइज एंड 4 क्रोमोसोम से बना है एंड 13,601 जीन्स, जो बैक्टीरिया के मुकाबले थोड़े ज़्यादा जीन्स है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है मल्टी सेलुलर, तो निमेटोड है जो जिसका जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था। सेकंड ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला है जिसका जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। नाउ ड्रोसोफिला के बारे में एक इंफॉर्मेशन ऐसी इंटरेस्टिंग है कि ड्रोसोफिला जीनोम कंटेन्स द जीन्स दैट आर सिमिलर टू द 177 ऑफ द 289 ह्यूमन जीन्स, ठीक है। हमारे से उसका जीनोम जो है ड्रोसोफिला का 177 जीन्स का, जो हमें 289 जीन्स है उसमें से 177 जीन्स सिमिलर है ड्रोसोफिलाई से। और वो सब जीन्स ड्रोसोफिलाई जो है डिसीज कॉजिंग के लिए यूज़ करता है, ठीक है, हमारे में नहीं, लेकिन ड्रोसोफिलाई यूजेस इट फॉर द डिसीज कॉजिंग। ये हम नहीं कर सकते डिसीज कॉज, लेकिन ड्रोसोफिलाई कर सकता है, ठीक है। नाउ ओके, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसका सीक्वेंसिंग किया गया है वो है राइस, ठीक है। राइस का भी सीक्वेंस, अभी तक हमने प्लांट्स देखे, एनिमल्स देखे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, अब प्लांट का भी सीक्वेंसिंग किया गया था। तो प्लांट में जो सबसे आसान तरीके से या फिर इजीली सीक्वेंस किया जा सकता है दैट इज़ द राइस, दैट इज़ ओराइजा सटाइवा एल। इसका जीनोम जो है वो सीक्वेंस किया गया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, आपको पता है चावल आप रोज़ खाते हो, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है। एज वेल एज इट इज़ अ मॉडल प्लांट। अगर सीरियल्स की रिसर्च करनी, उनके जीन्स के बारे में जानना है तो फिर इट इज़ अ मॉडल प्लांट, ओके। देन 24 क्रोमोसोम से बना है एज कम्पेयर टू ड्रोसोफिला, थोड़ा ज़्यादा है। अब 2 स्ट्रेन स्टडी किए गए हैं राइस के, एक ओराइजा सटाइवा जो इंडिका है वो, मतलब इंडिया का, एंड ओराइजी सटाइवा विच इज़ फ्रॉम द जापान, दैट इज जापोनिका। उसमें से जो जापोनिका है उसके जीन्स थोड़ी ज़्यादा है, लाइक अराउंड इट हैज़ 46,022 टू 55,615 जीन्स। और एज कम्पेयर टू दिस जापोनिका वर्जन, इंडिका का थोड़ा सा छोटा है, 32 टू, बहुत कम भी हो सकते हैं, लाइक 32 टू 50,000 जीन्स, ओके। देन जीनोमिक साइज जो है वो इंडिका की है 420 MB एंड इट इज़ ऑफ दी 466 MB इन दी ओराइजा जापोनिका, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है जापोनिका इन शॉर्ट। अब दूसरा जो एनिमल है वो है माउस, जो भी आप उसको बोले, रैट, जो आप लेबोरेटरी में, हम नहीं लेकिन फार्मा के लेबोरेटरी में बहुत यूज़ होता है। ये भी एक रिसर्च टूल है साइंटिस्ट के लिए। तो इसकी भी इसका एक ये है कि इसका और हमारा जो जीनोम है ये भी बहुत मिलता जुलता है, जैसे ड्रोसोफिला का मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका जो एक टूल होने की वजह से, क्योंकि हम पे मेडिसिन टेस्ट करने से पहले या हमें मार्केट में मेडिसिन लाने से पहले इन पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इनका जीनोम हमसे बहुत मिलता जुलता है। तो इसलिए इनके बारे में भी जीनोम प्रोजेक्ट किया गया होगा कभी ना कभी, तभी हमें पता चला कि इनका और हमारा जीनोम सेम है, ठीक है। तो 20 क्रोमोसोम्स इनमें होते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इनकी जो ड्राफ्ट सीक्वेंस होती है, ठीक है, मतलब इनकी जो भी सीक्वेंसिंग की गई है इट इज़ डन ऑन द फीमेल माइस
P6 स्ट्रेन, ठीक है। जीनोम साइज इनकी है 2.5 GB, मतलब बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, एंड सीम टू कंटेन 30,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स, इतने ज़्यादा प्रोटीन कोडिंग जीन्स है, ठीक है। अब क्यों कंपेयर करना है, अब ये हुई बात, हमने जीनोम सीक्वेंस के बारे में पता किया, या फिर हमने अभी तक ये पता किया कि कितने जीन्स होते हैं, कितने हमसे सिमिलर है, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा हमें उनका कंपैरिजन करना है, तो क्यों करना है कंपैरिजन उनका और हमारा, तो पहले तो ये पता करना है कि सब में इंडिविजुअली कितने जीनोम्स होते, मतलब इंडिविजुअली हमें पहले पता करना है कि उनके जीनोम के बारे में, ठीक है, कि उसमें कितने जीन्स है, ह्यूमन में कितने हैं, माइस में कितने हैं, राइस में कितने हैं, या फिर इकोलाई में कितने हैं, ड्रोसोफिलाई में कितने, इनकी इंडिविजुअल हिस्ट्री हमें पता करनी है। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग, अब उनके जो जीन्स है जीनोम में, उनकी फंक्शनिंग हमें पता करनी कि ये जीन कोडिंग है, नॉन कोडिंग है तो कौन सा कोड प्रोटीन कोड करता है, ये सब जानकारी हमें लेनी है। टू डिराइव द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द बेसिक फंक्शंस एज वेल एज, हमें पता करना है ये जीन्स इसमें भी है उसमें भी है, तो इनका फंक्शन सेम है कि नहीं, या फिर इनका फंक्शन अलग है, या फिर कौन से प्रोटीन के लिए फंक्शन करते हैं, ठीक है। एज वेल एज इनका इवोल्यूशन के बारे में पता करना कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये कहाँ से आया है, इन ये ह्यूमन में भी है, माइस में भी है, तो इसकी इवोल्यूशन कहाँ पे, मतलब ये पहले ह्यूमन में था या फिर पहले माइस में था, ऐसे इवोल्यूशन के बारे में भी हमें पता करना है, तो इसलिए कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ राइस का पर्टिकुलरली जो है स्टडी किया जाता है, अगर हम सीरियल्स या प्लांट्स की बात करें तो राइस का इजीली किया जाता है एक मॉडल, जैसे माइस हुआ, ड्रोसोफिला हुआ, इकोला हुआ, वैसे ही राइस भी एक मॉडल है फॉर द प्लांट्स। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जो प्लांट्स है लाइक व्हीट, मेज, बार्ली वगैरह, उनका थोड़ा डिफिकल्ट जाता है करने में, राइस जो होता है वो थोड़ा सा ईजिली कर सकते हैं हम, और उस पर से भी राइस का जो कंटेंट है, जीन कंटेंट, वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है विद द अदर प्लांट, ओके। नाउ द ओके कंपैरेटिव सीरियल जीनोमिक्स, मतलब बाकी के लाइक जैसे हम में भी है ह्यूमंस में कि हमारा एक डाटा कंजर्व्ड होता है कि इतने इतने जीन्स तो सब में रहते हैं, वैसे इनका है इनके बेसिक अगर हमें पता चला तो हम इजीली बाकी का डाटा पता कर सकते हैं, तो राइस का अगर हमें बेसिक पता चला तो बाकी सीरियल क्रॉप्स का हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कंपैरेटिव जीनोमिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ थ्रू द आइडेंटिफिकेशन okay sorry okay so the लाइक एज आई टोल्ड, राइस एक रेफरेंस के जैसे यूज़ होगा बाकी के जीनोमिक्स टूल्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। नाउ अब राइस का प्लांट्स में इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि हम ब्रीडिंग के लिए कर सकते हैं कि इसका मिक्सचर कर सकते कि नहीं, पोटैटो का टोमेटो का, या फिर जो है कलर, जो आजकल हम जो करते कलरफुल, जो हम शिमला मिर्च कलरफुल आती है, उसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा उसका जीनोम क्या है। ये सब चीज़ें करने के लिए, मतलब ये जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं ना, इनको करने के लिए इनका जीनोम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए राइस का पता चला तो आप उसकी कंपैरेटिवली बाकियों का कर सकते हो, क्योंकि राइस एक रेफरेंस जैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइस का भी वैसा ही है, माउस जो होता है ना, उसका और हमारा जो है जीनोम थोड़ा सा मैच करता है, 14% उनका हमसे छोटा जीनोम है, ठीक है। देन दूसरी चीज़ ये है कि 40% जो होता है, 40% हमारा जो है जीनोम उनमें हम अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उनका पैटर्न काफ़ी सिमिलर है जीन्स का। एंड एज वेल एज जो मैमलियन जीनोम होता है ना, वो थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्मली इवॉल्व होता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि यही जीन इवॉल्व होगा या फिर यही क्वालिटी इवॉल्व होगी, ऐसा फिक्स नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्मली इवॉल्व होता है ये जीन्स, ठीक है। नाउ the mouse and the human genome seems to contain the 30,000 protein coding genes, okay। माउस एंड ह्यूमन जो होते हैं दे हैव अराउंड द 30,000 कोडिंग जीन्स, ओके। माउस ह्यूमन कंपैरिजन अलो टू एस्टिमेट द रेट ऑफ द प्रोटीन इवोल्यूशन इन मैमल्स, ओके। मतलब ओवरऑल मैमल्स का अगर हमें जानकारी लेनी तो माउस ह्यूमन का हम कंपैरिजन करके हमें डाटा मिल सकता है कि कैसे मैमल्स में इवोल्यूशन हुआ है जीन्स का। द सिमिलर टाइप्स ऑफ द रिपीट सीक्वेंसेस हैव अक्यूमुलेटेड इन द करस्पॉन्डिंग जीनोमिक रीजन्स इन द बोथ, मतलब जो रिपीटिंग सीक्वेंस है काफ़ी हद तक उनकी सिमिलरिटी है, ओके। नाउ जनरल ओके अब ये हुई बात
ओके। अभी तक हमने कंपैरिजन किया नहीं ओवरऑल, तो अभी हम पता करते हैं कि कैसे वैरी करती साइज़ वगैरह सब में। तो ह्यूमंस की बात करें तो 3 बिलियन हम में जो है जीनोमिक साइज़ है, ओके। मतलब 3 बिलियन हमें बेसिस है, ठीक है। एंड उस जीन्स कितने हैं तो 30,000, ठीक है। माउस में 2.6 बिलियन है, यू कैन सी हमारी और माइस के काफ़ी सिमिलर है साइज़। 30,000 इनमें भी जीन्स है। देन इन द फ्रूट फ्लाई 137 मिलियन बेसिस है और उनकी साइज़ बहुत छोटी है, दैट इज 13,000। देन ईस्ट में इट इज़ हैविंग अराउंड 12.1 मिलियन basis and it has around 6,000 genes, okay. Bacteria that is E. coli बहुत छोटा है, 4.6 million basis with the 3,200 of the genes, okay. तो यही आपके सिलेबस में और इनका कंपेरेटिव डाटा आपको ध्यान में, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट. With this point we have completed the major like 90% of the chapter, that is the genome project. बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ऊपर से जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनका कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, कि बाकियों में कैसा जीनोम है और हम में कैसा जीनोम है, इसके बारे में ही भी डाटा इस पूरे चैप्टर में आपको स्टडी करना है, ठीक है। दैट्स इट. इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे. यू डोंट हैव इनफ टाइम टू स्टडी, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी, ओके. थैंक यू सो मच.